आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मेरी शादी है। शादी के लाल रंग के जोड़े में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोलकर मेरी तारीफ की। मेरे दिल में हजारों अरमान गोते मार रहे थे। मैंने भी एक रोमांटिक और खूबसूरत शादी का सपना देखा था जो पूरा होने का दिन आज आ चुका था। लेकिन मेरा ये सपना तब टूट गया जब मुझे पता चला कि मेरी शादी मेरे जीजा से तय हुई है। ऐसा नहीं था कि वो मुझसे उम्र में बड़े थे। वो एक पढ़े लिखे और सुंदर युवक थे, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा अपने जीजा के रूप में ही स्वीकार किया था। मेरी बहन की मौत के बाद जब उन्होंने अपनी सास यानी कि मेरी माँ से मुझसे शादी करने को पूछा तो उन्होंने मुझसे बिना बताए शादी के लिए हाँ कर दी। मैं अपनी माँ से बहुत गुस्सा हो गई। मैंने घर में बात करना बंद कर दिया। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और बोली, बेटी, हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे जीजा बहुत पढ़े लिखे, सुंदर, सुयोग्य और कमाऊ आदमी हैं। बेटा, एक बार सोचो तो, क्या तुम सिर्फ इसलिए मना कर रही हो क्योंकि उसकी शादी तुम्हारी बहन से हुई थी? वो सिर्फ 2 साल ही साथ रहे। बेटा, समय के साथ कुछ रिश्ते बदल जाते हैं। अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं है तो कल ही मैं उसकी माँ को फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए मना कर देती हूँ। तुम आज भर सोच लो और जैसा हो कल मुझे बता देना। मैं वैसा ही करूँगी। इतना बोलकर माँ चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ही असमंजस में थी। मैं जब अपने कमरे में आई तो मेरी सबसे अजीज दोस्त रूबी का कॉल आ रहा था। मैं उसकी कॉल देखकर बहुत खुश हुई। सोचा कि अब इससे अपने दिल की सारी बात बताऊंगी और सलाह लूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। पर फ़ोन उठाने के बाद तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली को उसके पति ने घर से निकाल दिया था और उसके सारे गहने भी रख लिए थे। बेचारी के घर वाले बहुत परेशान थे। वे सभी कानूनी रूप से इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं अपनी सारी समस्या ही भूल गई थी और उसे सांत्वना देने लगी थी। अभी 6 महीने पहले ही तो उसकी शादी हुई थी और इतने जल्दी इतनी बड़ी विपत्ति। मैं तो बहुत परेशान थी उसके लिए। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे समझ आ चुका था ये दुनिया कितनी मतलबी है। यहाँ हजारों भ्रमजाल हैं, इसलिए बड़ों के फैसले पर ही झुकना समझदारी होगी, क्योंकि वे अपने अनुभवों के प्रकाश से अच्छे निर्णय लेने में सक्षम हैं। मैंने फ़ोन काटने के बाद ये तय किया, माँ का फैसला एकदम सही है। मैं फौरन माँ के पास गई और उनसे शादी के लिए हाँ कर दिया। माँ मेरे इस फैसले से बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे गले लगाकर प्यार किया। मैंने अपनी बड़ी बहन को शादी के बाद हमेशा खुश देखा था, इसलिए मुझे और किसी बात का डर नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनकर उनके घर गई। जब मैं उनके कमरे में गई और सामने लगी अपनी बहन की तस्वीर देखी और उसके पास जाकर बोली, बहन, तुम बहुत याद आती हो। पता नहीं तुम इतनी जल्दी हमें इस दुनिया में छोड़कर क्यों चली गई। मैं
तस्वीर देखते हुए अपने बेड पर आकर बैठ गई और अभी आने वाले पलों को याद करने लगी। अभी कुछ देर बीते कि धीरे से नवनीत मेरे कमरे में आए। वो जितने धीरे से कमरे में आए थे उतने ही धीरे से बाहर भी चले गए। मैंने घूंघट से अपना चेहरा बाहर निकाला तो मेरी बहन की तस्वीर कमरे में नहीं थी। नवनीत उसे ले गए थे। मैंने सोचा क्यों ना नवनीत के साथ जाऊं और उन्हें सांत्वना दूं। मेरी दीदी की मौत के बाद वो उन्हें भुला नहीं पाए थे। मैं उनके पीछे गई। वो जिस कमरे में गए उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं अपने भारी कपड़ों से ऊब गई थी। मैं वापस अपने कमरे में आई और सो गई। अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो नवनीत मेरे पास बैठे हुए थे और मुझे उठता देखकर वो बोले, नए जीवन की नई सुबह मुबारक हो। उनके मुंह से ये सुनते ही मैं कल रात की बात को भूल गई। सामने देखा तो मेरी दीदी की तस्वीर वहीं दीवार पर टंगी थी। तभी मेरी सास हम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई। मैंने फ्रेश होकर नाश्ता किया। कुछ देर बाद नवनीत अपने दोस्तों के साथ चले गए और मैं पूरा दिन आने वाले मेहमानों की खातिर में लग गई। नवनीत का रवैया देखकर मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही हम लोग एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, पर रात को नवनीत कमरे में आए और दीदी की तस्वीर लेकर उसी कमरे में चले गए और कल की तरह ही अंदर से कमरा बंद करके बैठे थे। मैं उसी कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर नवनीत किसी से बात कर रहे थे। मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी कि तभी मेरी सास वहां पर आ गईं और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, 2 दिन से नवनीत दीदी की तस्वीर लेकर इस कमरे में चले आते हैं और मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। मेरे ये शब्द सुनकर सास ने कहा, तुम परेशान ना हो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अपनी दीदी के जीवन के बारे में सोचने लगी। मुझे याद आया कि अक्सर जब मैं दीदी के ससुराल आती थी तो वो थोड़ी परेशान दिखती थीं। नवनीत मेरी मम्मी की सहेली के लड़के थे, इसलिए मेरी दीदी और उनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके ही शादी की थी। एक दिन मैं दीदी के घर आई थी। रात को वो अकेले टहल रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप अधिकतर गुमसुम सी अकेले घंटों तक क्यों टहलती रहती हो, तो उन्होंने टहलते हुए जवाब दिया, बस यूं ही मन सही नहीं रहता। एक दिन तो नवनीत मेरी दीदी को घर के बाहर ही छोड़कर चले गए। जब मैंने दीदी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी छोटी सी लड़ाई हुई है। 2 दिन ही बीते थे कि मेरे जीजा यानी कि नवनीत मेरी दीदी को लेने आए और उनसे माफ़ी मांगी। मेरी दीदी की ज़िंदगी बहुत सही चल रही थी। अचानक कुछ महीनों बाद वो हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चली गईं। दीदी की सास ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया था और वो हम सबको छोड़ के चली गईं। इस बात से सभी लोग सदमे में चले गए थे, पर वो कहते हैं ना कि समय अच्छे से अच्छे जख्म पर मरहम लगा देता है। कुछ समय बाद सब पहले जैसा हो गया और मेरे घर वालों ने मेरी शादी नवनीत यानी कि मेरे जीजा से तय कर दी। उनका रवैया मेरी समझ से परे था। इनमें वो ठीक रहते
और रात को दूसरे कमरे में दीदी की फ़ोटो ले जाकर उनसे बात करती। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, पर वो मौका नहीं देते। इन्हीं ख्यालों में मैं सो गई। मैंने तो आज बहुत बुरा सपना देखा। मेरी दीदी एक अंधेरे कमरे में सिसकियां लेकर रो रही थी। मैं उनको छूने की कोशिश कर रही थी, पर छू नहीं पा रही थी। मैंने उनसे पूछा, तुम मेरे सपने में क्या कर रही हो? मैं तुमको छू क्यों नहीं पा रही हूँ? उन्होंने कहा, मेरी बहन, तुम मुझे तब ही छू पाओगी जब मुझे इंसाफ मिलेगा। बहन, मुझे इंसाफ दिला दो। मैं बहुत डर गई और जब तक मैं उनसे कुछ पूछ पाती कि तब तक मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में घना अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पसीने से तरबतर थी और मेरी सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थीं। अगले दिन मैं नवनीत के बाहर जाते ही उस कमरे में गई। उस कमरे में सिर्फ एक सोफा और अलमारी थी, बाकी पूरा कमरा खाली था। अलमारी में कुछ दवाइयों के रैपर पड़े थे। वो शायद मेरी दीदी की दवाई थी, क्योंकि ये दवाएं शायद मैंने उनके पास देखी थीं। दवाओं का नाम देखकर मैं तो दंग रह गई, पर मुझे लगा कि शायद मैंने कोई गलत नाम पढ़ लिया हो। मैं अभी अलमारी बंद कर रही थी कि अचानक मेरे पैर के पास एक बैग गिरा जो नशीली दवाओं से भरा था। मैं बहुत हैरान हुई और उसे अपने कमरे में ले आई। शाम को जब नवनीत घर आया तो वो इधर उधर बेचैन होकर घूमने लगा, जैसे उसका कोई कीमती सामान खो गया हो। अगर वो ये नशीली दवाएं लेते हैं तो एक पत्नी होने के नाते मैं उनको ऐसा करने से रोकूंगी। इसलिए मेरी दीदी भी उनसे छिपाकर अपने बैग में रखती थी। आज मैंने नवनीत के पसंद का खाना बनाया था और नवनीत ने बहुत डटकर खाना खाया और खाने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए तुम मुझसे कोई गिफ्ट लेना चाहोगी? उनका ये अंदाज मुझे अच्छा लगा। मेरी सास भी सामने बैठी थीं। उन्होंने मुझे किचन में कुछ लेने भेज दिया। मैंने खिड़की से देखा कि मेरी सास नवनीत से कुछ कह रही थी। मुझे उनका व्यवहार कुछ अजीब लगा। एक दिन मैंने अपनी सास से बात करने की हिम्मत जुटाई और उन्हें बताया कि आपका बेटा नशा करता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन के मरने के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई थी, वो अंदर से टूट गया था, इसलिए उसने नशा करना शुरू कर दिया। पर मैं उसे समझाऊंगी। मैंने कहा कि आप जानती थी कि वो नशा करने लगे हैं, तो आपने मेरी शादी उनसे क्यों करवा दी? मेरा सवाल सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गई। मैं भी अपने कमरे में आ गई। रात को जब मैं अपनी आंखें बंद करती तो मेरी दीदी की रोती हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंजा करती। वो बोलती कि मुझे न्याय चाहिए। मैं बहुत बेचैन थी और मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। नवनीत का धूप छाँव जैसा व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था। रात को नवनीत मेरे कमरे में आए तो उनके हाथ में एक और तस्वीर थी और वो दीदी की तस्वीर लेकर उसी कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे गई और कमरे में कान लगाकर सुना। वो कह रहे थे, मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई हो। मैं जल्द ही तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। वो शायद आत्महत्या के लिए सोच रहे थे और मुझे उनको ऐसा करने से रोकना था।
मैं वापस अपने कमरे में आ गई और जैसे ही सोई कि मेरी दीदी फिर सपने में आकर रोने लगीं और न्याय की गुहार करने लगीं। मैंने बिना सोचे उनको न्याय दिलाने के लिए हाँ कर दी, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मुझे दीदी को कैसे और किसके खिलाफ न्याय दिलाना था। वह जब मैं उठी तो मेरी सास ने कहा, बेटी मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, क्या तुम मेरे डॉक्टर को फ़ोन मिला दोगी? मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने सास के बताए नंबर पर कॉल किया। मेरी सास फ़ोन लेकर कमरे में चली गई और काफ़ी देर बाद मेरा फ़ोन वापस करने आई। शाम को जब मैं फ्री हुई और अपने फ़ोन को चला रही थी, अचानक मेरी नज़र फ़ोन रिकॉर्डिंग पर गई। शायद गलती से सुबह रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी जब मेरी सास डॉक्टर से बात कर रही थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया, पर एकाएक मैंने सोचा सर दर्द के लिए डॉक्टर से कोई इतनी देर बात क्यों करेगा। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनने को सोचा और उसे प्ले कर दिया। रिकॉर्डिंग सुनते ही मैं ठंडी पड़ गई। मेरी सास डॉक्टर से बोल रही थी, डॉक्टर साहब आपने तो कहा था आपकी दी हुई दवाइयों से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, पर उसकी हालत तो और बिगड़ती जा रही है। अपनी पहली बीवी को जान से मारने के बाद अब वो उसकी बहन यानी कि दूसरी बीवी को मारने का प्लान बना रहा है। मेरी सास ने कहा कि मैं आपको बहुत पैसे दे चुकी हूँ, पर कोई आराम नहीं मिल रहा है। आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। डॉक्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, आपका बेटा मानसिक रोगी है, इसलिए असर धीरे हो रहा है, और रही बात पैसों की तो वो मैं नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि आपके कहने पर ही मैंने आपकी बहू की मौत की झूठी रिपोर्ट तैयार की थी और उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था। कल आप आकर दूसरी दवाएं ले जाना। और इतना कहकर डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया। मैं ये सब सुनकर बिल्कुल सन्न रह गई। मुझे समझ आ चुका था कि मेरी दीदी क्यों न्याय मांग रही थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद मैंने जल्दी से उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अपने पापा को फ़ोन करके सारी बात बताई। मेरे पापा को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उनको तुरंत वो रिकॉर्डिंग शेयर की। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो भी रोते हुए मुझसे कहने लगे, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं आ रहा हूँ और तुम तब तक पुलिस को फ़ोन कर दो। मैंने झट से पुलिस को कॉल किया और सारी वारदात के बारे में बताया और अपने घर का पता बताकर फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पुलिस खड़ी थी। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला तो वो उनको देखकर हक्का बक्का रह गई। पुलिस के आते ही मैं कमरे के बाहर आई। पुलिस को देखकर नवनीत बिल्कुल बच्चों जैसी आवाज़ें निकालने लगा और रोने लगा। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक मानसिक रोगी है। आज पहली बार उसकी ऐसी हालत मैंने देखी थी। मेरे पापा भी आ चुके थे। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया और सबूत के तौर पर उस रिकॉर्डिंग को भी ले गए। साथ ही साथ उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।